बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो दो वीडियोस हैं उसके अंदर हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जिसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर हम लोग पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं वो मौजूद होते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए, जेम्स चैडविक, जिन्होंने 1933 के अंदर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। आपकी बुक के अंदर सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया गया। टोटल 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लेकिन बच्चे इसका थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा कि किस तरह से जो है वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया। तो जेम्स चैडविक थे, जिन्होंने 1933 के अंदर एक ऐसा पार्टिकल डिस्कवर किया विच इज़ नाउन टू कैरी नो चार्ज। बच्चे, जिसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर कैथोड रेज को लेकर बात की, जिसको लेकर हमने ये कहा कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। फिर हम लोगों ने प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज को लेकर बात की, जिसके बारे में हमने ये कहा कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो मौजूद होता है। फिर एक साइंटिस्ट थे, जेम्स चैडविक, जिन्होंने एक ऐसा पार्टिकल डिस्कवर करके दे दिया, फंडामेंटल पार्टिकल बेसिकली, जो कि एटम के अंदर मौजूद होता है, जिसके ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं होता। बच्चे, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ, अल्फ़ा पार्टिकल, जो बेसिकली होता है हीलियम न्यूक्लियाई, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं He42+2 के साथ, इसको बम्बार्ड करवाया गया, मतलब इसकी बौछार करवाई गई। इसके पार्टिकल्स को गिराया गया किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। अब बेरिलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 9 और एटॉमिक नंबर जो है वो 4 होता है। जब हीलियम जो अल्फ़ा पार्टिकल थे उसको बेरिलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई गई, तो जेम्स चैडविक एक चीज़ ऑब्जर्व करता है। वो क्या चीज़ ऑब्जर्व करता है? वो देखता है कि बेरिलियम से टकराने के बाद कुछ रेज यहाँ से निकलती हैं। अब उसे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था, मतलब ये जो न्यूट्रॉन हैं या जो प्रोटॉन होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आंखों से विजिबल थोड़ी होते हैं, हमें अपनी आम आँख से नज़र थोड़ी आते हैं। लेकिन उसने एक चीज़ नोट की कि अगर उसने रास्ते में पैराफिन वैक्स को रखा हुआ था, तो उसने देखा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि इस पैराफिन वैक्स के अंदर क्या कर जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं, मतलब इसके अंदर की तरफ जो है वो धंस जाती हैं। जैसे आप लोग कोई रुई ले लें या कोई कपड़ा ले लें, आप लोग उसके अंदर अपनी फिंगर को इस तरह से करेंगे तो फिंगर जो है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाएगी। तो इसने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की कि इसने आगे पैराफिन वैक्स को रखा हुआ था, तो वो जो पैराफिन वैक्स थी वो थोड़ी सी अंदर की तरफ पेनिट्रेट होना स्टार्ट हो गई। अब ज़ाहिर बात है कोई ना कोई चीज़ तो होगी, तो वो जिसकी वजह से वो पेनिट्रेट हो रही थी। अब यहाँ पर कोई बाहर वाली चीज़ें तो आए नहीं जो खुद ब खुद ही उसको जो है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो वो जो पैराफिन वैक्स था वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट होना स्टार्ट हुआ। तो जेम्स चैडविक ने बोला कि यहाँ पर लाजमी तौर पे कोई ना कोई चीज़ें तो इमिट हो रही हैं। अब ये चीज़ जानने के लिए कि ये कौन सी रेज हैं, तो उसने क्या किया, उसने पैराफिन वैक्स को हटाकर यहाँ पर रास्ते में रख दिया चार्ज डिटेक्टर। अब ये जो चार्ज डिटेक्टर होता है बच्चे, इसकी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा, सिर्फ इतनी चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर एक नीडल होती है, यहाँ पर ज़ीरो चार्ज होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा तो दूसरी तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। अब जैसे ही ये न्यूट्रॉन जाकर इस चार्ज डिटेक्टर के ऊपर फॉल करते हैं, तो नीडल ने किसी भी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं की। मतलब उसने, अगर तो वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती तो हमने कहना था कि ऐसी रेज हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं। अगर ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता तो हमने बोलना था कि ये ऐसी रेज हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। लेकिन इसने किसी भी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं की, जिससे उसने ये चीज़ बताई कि ये जो रेज निकल रही हैं इनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी चार्ज है वो मौजूद नहीं होता। तो यहाँ से बेसिकली न्यूट्रॉन की जो है वो डिस्कवरी हुई। अगर आप लोग ये क्वेश्चन भी याद रख लें, हाई क्लासेस के अंदर जाकर भी आप लोग इसको पढ़ेंगे कि हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल, जिसको हीलियम न्यूक्लियाई बोला जाता है, इसकी बम्बार्डमेंट करवाई गई बेरिलियम के ऊपर। तो उसने देखा कि यहाँ से एक तो कार्बन इमिट होती है और साथ में ऐसे पार्टिकल्स इमिट होते हैं जिनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग बेसिकली किसका नाम दे रहे होते हैं, न्यूट्रॉन्स का जो है वो नाम दे रहे होते हैं।
अब बच्चे न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका जो मैस है वो ऑलमोस्ट सेम है एज दैट ऑफ प्रोटॉन। मतलब अगर हम लोग आपकी बुक के ऊपर जो नेक्स्ट पेज के ऊपर मैसेज लिखे हैं उसी को लेकर चलें तो आपकी बुक के अंदर जो मैस ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है दैट इज़ 1.673 इंटू 10⁻27 kg और प्रोटॉन का जो मैस है दैट इज़ 1.675 इंटू 10⁻27 kg। तो अगर देखा जाए तो दोनों का मैस जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है। यहाँ तक 3 फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे। बच्चे चैप्टर को लेकर चले सीक्वेंस वाइज। हमने सबसे पहले एक ही चीज़ बोली थी यूनिट के अंदर कि साइंटिस्ट ये समझते थे कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स है, आप लोग इसको मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। फिर साइंटिस्ट आए जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सबसे पहले कैथोड रेज़ को डिस्कवर किया। तो उन्हें पता चला कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर फर्दर जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद हैं जिसके अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर आए कैथोड रेज़, इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। फिर उसके बाद गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन को डिस्कवर कर दिया, पॉजिटिव रेज को डिस्कवर कर दिया। फिर उसके बाद तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो यहाँ तक 3 फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे। बच्चे बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। आज के दौर में जब हम लोग रिसेंट स्टडीज़ करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द एटम। लेकिन आपकी बुक के अंदर सिर्फ अभी तक 3 की बात हुई है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कस करना ही बेहतर समझा और आप लोगों के सामने ये चीज़ें रखी। अब बच्चे 3 फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हो गए तो उन्होंने बोला कि दीज 3 पार्टिकल्स। अब कौन से ये 3 पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, वो बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोटॉन की और वो बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन की। तो कहता है कि तीनों के तीनों फंडामेंटल ये जो पार्टिकल्स थे दे वर गिवन द नेम ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। मतलब ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि हर एक एटम के अंदर मौजूद होंगी, प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चे। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर एक प्रोटॉन मौजूद होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जबकि इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं होता। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कायनात के अंदर कोई भी आइटम आप लोग लेंगे उसके अंदर प्रोटॉन भी मौजूद होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे और उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है विच डज नॉट हैव द न्यूट्रॉन। और हाइड्रोजन भी सभी के सभी नहीं। आप लोग इसी यूनिट के अंदर आगे जाकर आइसोटोप्स के नाम से एक टर्म पढ़ेंगे। आप लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, उनमें से सिर्फ जो पहला आइसोटोप है जिसको आप लोग प्रोटियम के नाम से पढ़ते हैं, ये वो बेसिकली वाहद एक एलिमेंट है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। इसके अलावा हाइड्रोजन के जो बाकी 2 आइसोटोप्स होंगे उनके अंदर न्यूट्रॉन भी जो है वो मौजूद होते हैं। अब 3 पार्टिकल्स हर एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी these atoms behave very different from each other। हालांकि क्या होना चाहिए कि अगर हर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो इनको तो बिहेवियर एक जैसा शो करना चाहिए क्योंकि इनकी तो चीज़ें तो सेम है। बट दे शो द डिफरेंट बिहेवियर। द रीज़न इज़ डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैम। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मौजूद होते थे लेकिन उनके जो नंबर थे वो डिफरेंट थे। किसी के अंदर 1 प्रोटॉन था, 2 प्रोटॉन थे, 3 प्रोटॉन थे, 4 प्रोटॉन थे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स चेंज होते गए वैसे वैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती गई। बच्चे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, आपकी बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं। अगर वो आपसे पूछे सिंपल एक क्वेश्चन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन दैम। लेकिन बच्चे अगर वो स्पेसिफिकली आपसे पूछे, मतलब वो आपको एमसीक्यूज दे दे कि इनमें से किस चीज़ की वजह से प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, वो आपको ऑप्शन के अंदर दे देता है। इलेक्ट्रॉन भी दे देता है आपको, वो आपको प्रोटॉन भी दे देता है, वो आपको न्यूट्रॉन भी दे देता है, या आप लोगों को कोई और ऑप्शन दे देता है लाइक डेल्टा में हम लोग रख देते हैं नन ऑफ दीज। और वो आपसे कहता है जी कि बताएं डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, किसकी वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो होती हैं। हमने तो यहाँ पर ये पढ़ा बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल तो तीनों ही हैं, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो प्रॉपर्टीज तो तीनों की वजह से डिफरेंट शो होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज़ करना है।
तो बच्चे याद रखिएगा, जब इस तरह से तीनों का आपस में कंपैरिजन आ जाएगा तो आप लोग बोलेंगे कि बेसिकली प्रोटॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसकी वजह से डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। बच्चे याद रखिएगा, दो एटम्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो सकते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दो डिफरेंट एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो ही नहीं सकते। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन के अलावा इस कायनात के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसके अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है। लेकिन हम लोग ये बात कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा एलिमेंट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, तीन इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, चार इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। इसी तरह से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के अंदर सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कभी भी एक से ज़्यादा एटम्स के अंदर जो है वो सिमिलर नहीं होंगे। तो बेसिकली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज़ द प्रोटॉन। अब ये सारी की सारी डिस्कवरीज के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको आपकी बुक के अंदर तीन बोला गया, लेकिन टोटल मोर देन 100 का वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है हर बुक्स के अंदर, कि किस तरह से मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं इन टाइनी प्लेस कॉल्ड एटम, इस छोटे से एटम के अंदर। बच्चे एटम के साइज़ का अंदाज़ा आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं कि अगर मैं ये एक फुल स्टॉप लगा रहा हूँ, तो इस फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम्स मौजूद हैं। 2 मिलियन एटम्स से मुराद के इसके अंदर 20 लाख एटम्स हैं वो मौजूद हैं। तो अंदाज़ा लगाएं कि इस छोटे से फुल स्टॉप के अंदर अगर 20 लाख एटम्स मौजूद हैं, तो हर एक एटम के अंदर ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इसके अंदर समाते होंगे। अब यही कश्मकश स्टार्ट हुई साइंटिस्ट के जहन में एक क्वेश्चन अराइज होना स्टार्ट हुआ कि आखिर एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से अपने अंदर इलेक्ट्रॉन भी रख रहा है, अपने अंदर प्रोटॉन को भी रख रहा है और अपने अंदर जो है वो न्यूट्रॉन को भी रख रहा है। इसी क्वेश्चन को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।